हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 पहले ही पब्लिश हो चुका है, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि लंदन को किस तरह से विकास किया गया था और बाकी और भी जो शहर थे इंग्लैंड में उसमें औद्योगिकरण के फलस्वरूप किस तरह से विकास हुआ। और आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शहर मुंबई के बारे में, कि किस तरह से मुंबई का विकास हुआ, है ना। तो हम लोग यूरोपीय शहर के विकास के बारे में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। आप उसे जरूर देखें और इसके बाद ये पार्ट 2 पढ़े कि किस तरह भारतीय शहर में औपनिवेशिक भारतीय शहर बम्बई का सबसे पहले किस तरह से विकास किया गया था। तो यूरोपीय शहरों में के पश्चिमी यूरोपीय शहरों के विपरीत भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया जो है धीमी रही और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग ही शहरों में रहते थे, जिनमें एक बड़ी संख्या विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी जो विशाल एवं बहुउपयोगी थे। और इन शहरों में बड़े बंदरगाह, वेयर हाउस, सेना की छावनियां, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय और पुस्तकालय थे। बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था और 19वीं शताब्दी के अंत तक बम्बई का जो है विस्तार तीव्रता से हुआ। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था और जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके। तो क्या हुआ कि बम्बई जो है 7 टापुओं का इलाका था और इन टापुओं को जोड़कर एक बड़ा सा जगह बनाया गया, एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी और एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहाँ से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। तो कपास और अफीम का क्या होता था कि बम्बई बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता था और इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी जो है धीरे धीरे बम्बई में बस गए। कपड़ा मिलें खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। 1854 में जब पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ बम्बई में, तो कब स्थापित हुआ था? 1854 में। और 1921 ईस्वी तक वहां पे 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिसमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम करते थे। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए कि 1921 तक वहां पे 85 कपड़ा मिल खुल चुके थे और लगभग 1,46,000 मजदूर काम करते थे। और 1931 तक लगभग 1/4 बम्बई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर के शहरों से आकर बसे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1930 ईस्वी में बम्बई का मानचित्र है, जिसमें 7 टापुओं को विकसित करके एक बड़ी सी जमीन बनाई गई थी और इस जमीन को आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है बनाई गई है। आगे पढ़ते हैं कि लंदन की तरह बम्बई भी जो था एक घनी आबादी वाला शहर था और 1840 में लंदन का क्षेत्रफल जो था प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था और जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज ही था। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में 1872 में लंदन में प्रति व्यक्ति मकान में औसतन क्या थे? 8 व्यक्ति रहते थे और बम्बई में प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि बम्बई का विकास जो है सुनियोजित रूप से नहीं हो सका था, बल्कि 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था। 1800 आसपास क्या था? बम्बई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था और इसको 2 भागों में बांटा था। तो पहला हिस्सा क्या था कि पहले हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय और गोरे रहते थे। नेटिव मतलब जो भारत के लोग थे, जो वो लोग रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय और गोरे रहते थे। फोर्ट आबादी के उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और एक औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी थी और दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी की एक और छावनी थी और ये नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहरों में भी रही है। तो ये नस्ली विभाजन जो अंग्रेजों ने किया था, ये दूसरे जो प्रेसिडेंसी शहर थे वहां पे भी थे। शहर के अनियोजित विस्तार के कारण क्या समस्या है कि 1850 तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्या बढ़ चुकी थी। कपड़ा मिलों के चलने से अधिक लोग बम्बई आकर बसने लगे, जिससे बम्बई के आवासीय इलाकों पर दबाव बढ़ गया और बम्बई की 70% लोग घनी आबादी वाले चौलों में रहते थे। तो 70% जो लोग थे जो घनी आबादी वाले चौल रहते थे उसमें रहते थे। और चौल क्या था कि चौल एक बहुमंजिला इमारत होती थी और ये लंदन के जो टीनेमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, उसी की तरह होती थी और ये मकान भी मोटे तौर पर व्यापारी और महाजन की निजी संपत्ति होती थी। तो बाहर से आने वाले लोगों की आवासीय जरूरत को पूरा जरूर करते थे, परंतु ये मात्र कमरों की कतारें होती थी जिनमें अलग शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। और लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से तो शुरू हो गया था, लेकिन बम्बई में तो ऐसा कोई भय नहीं था। लेकिन क्यों शुरू हुआ कि बम्बई में काम प्लेग की महामारी के डर से शुरू हुआ। किससे? प्लेग की महामारी के डर से।
और 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। तो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की थी? 1898 में। और 1918 में बम्बई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए एक किराया कानून पारित किया गया था। तो कब? 1918 में किराया कानून पारित किया गया था, सॉरी। परंतु इससे क्या हुआ? इस कानून के बाद भी आवासीय समस्या को समाप्त नहीं हुई और जमीन की कमी के कारण भी शहर के विस्तार से बम्बई की समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना लागू की गई। और इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई थी, जिसमें क्या था, बम्बई के जो गवर्नर थे 1784 में, विलियम हार्नबी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी, ताकि शहर के निचले इलाके जो था समुद्र के पानी के चपेट में आने से बच जाए। यानी कि समुद्र के साइड में क्या था कि विशाल तटीय दीवार बनाने का प्रस्ताव कब हुआ था? 1784 में। और किसने किया था? जो उस टाइम तत्कालीन बम्बई के गवर्नर थे, विलियम हॉर्नबी, है ना, उसके उसमें भूमि विकास परियोजना भी शुरू की गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 20वीं सदी के शुरुआत में कलाबा देवी रोड के पास एक चौल थी और इसमें किस तरह से एक कमरों की कतारें थी और इसमें शौचालय की कोई अलग से व्यवस्था भी नहीं थी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अधिक जमीन की जरूरत महसूस हुई, तो सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा नई योजनाएं बनाई गई। 1864 में क्या हुआ कि मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक, क्या हुआ? मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया? कि बैंक बेरी क्लेमेशन कंपनी को मिला। किसको मिला? बैंक बेरी क्लेमेशन कंपनी को। और 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीनों को घेर लिया गया, समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि भूमि विकास किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन ये है कि दलदली अथवा डूबी हुई जमीन को रहने या खेती करने या किसी अन्य काम के योग्य बनाने को भूमि विकास कहते हैं। और एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट जो था इसके अंतर्गत शुरू की गई थी। फाइनली जो बॉम्बे का एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट जो था, एक बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, उसके अंतर्गत शुरू की गई थी। और ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया। जिसमें जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वहाँ उस टाइम बम्बई में भूमि विकास परियोजना चल रहा था। उसने क्या किया? एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसके इस्तेमाल कर उसी मिट्टी को इस्तेमाल करके 22 एकड़ का एक बालाड स्टेट बना दिया गया। और इसके बाद फिर एक जो मशहूर मरीन ड्राइव है अभी मुंबई का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मरीन ड्राइव का चित्र है कि ये प्रसिद्ध स्थान 20वीं शताब्दी में समुद्री जमीन को विकसित करके बनाया गया था, है ना, और उसी टाइम पे बनाया गया था। बम्बई में आने वाले अप्रवासियों और उनके दैनिक जीवन में कठिनाइयों का जिसका सामना आम आदमी को करना पड़ता था, और निष्कर्षतः शहर के अंतर विरोध के बावजूद शहर ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करती है जो स्वतंत्रता और नए अवसर की तलाश करते हैं, जिससे इन शहरों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता मिलती रहती है। तो सिंगापुर शहर का विकास, एशियाई देशों के सभी शहर अनियोजित और बेतरतीब ढंग से विकसित नहीं हुए थे। कई शहर जो है योजनाबद्ध रूप से तैयार की गई थी और ली कुआन येव का सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण है। आज का सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बम्बई के बाद सिंगापुर शहर का किस तरह से विकास हुआ। तो आप यहाँ एक चित्र में देख सकते हैं कि यह सिंगापुर मरीन का चित्र है और इसको किस तरह से विकसित किया गया है। तो सिंगापुर की खासियत है कि यह एक सुनियोजित शहर है और इसको बहुत प्लानिंग से विकसित किया गया है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एशियाई देशों के सभी शहर अनियोजित और बेतरतीब ढंग से विकसित नहीं हुए थे। उनमें से कई शहर थे जो योजनाबद्ध रूप से तैयार की गए थे। उसमें ली कुआन येव का सिंगापुर का जो है एक प्रमुख उदाहरण है। आज का सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है जो विश्व भर के नगर विकास के आदर्श को प्रस्तुत करता है। और 1965 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तो था, लेकिन वह बाकी एशियाई शहरों जैसा ही था। इस शहर का निर्माण तो श्वेत बस्तियों के हिसाब से ही बसाया गया था। इस शहर को क्या था? श्वेत बस्ती, श्वेत मतलब जो व्हाइट्स लोग थे, मतलब जो अंग्रेज या फ्रेंच या जो भी लोग थे, यूरोपियंस के लोग के हिसाब से बसाया गया था। परंतु क्या था, सिंगापुर पर उस समय श्वेतों का ही शासन था और शहर की ज्यादातर आबादी भीड़ भरी गंदे मकानों और गंदगी में जीते थे। और जो वहाँ के लोग थे, तो शहर के ज्यादातर आबादी भीड़ भरी गंदे मकानों और गंदगी में जीते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ली कुआन येव जो था, एक व्यक्ति का नाम था सिंगापुर के, उनके नेतृत्व में जब सिंगापुर को आजादी मिली तब एक विशाल आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और जिसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। तो ली कुआन येव था जो सिंगापुर की आजादी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और उसके अंडर में ही जो आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और उसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। और सरकार के द्वारा लगभग 86% जनता को अच्छे मकान दिए गए, जिससे सरकार को इनका समर्थन प्राप्त हुआ। ऊंचे आवासीय खंडों में हवा निकासी और सभी प्रकार की सेवाओं का इंतजाम किया गया।
इन इमारतों ने शहर के सामाजिक जीवन को भी बदल दिया और बाहरी गलियारों के कारण अपराध कम हुए। सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए इन इमारतों में जो है खाली मंजिलें भी छोड़ दिया गया। तो उसका जो हाउस प्लानिंग था वो कैसा था कि 86% जो जनता को उसको अच्छा मकान सरकार के द्वारा दी गई और ऊंचे आवासीय खंडों में हवा निकासी का और बाकी सेवाओं का पूरा इंतजाम किया गया। और इमारतों ने शहरों में सामाजिक जीवन को बदला, अपराध कम हुआ और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए इन इमारतों में खाली मंजिलें छोड़ दी गई थी। शहर में लोगों के आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा। अब शहर में कौन आ रहा है कौन, इस पर नियंत्रण रखा जाने लगा। भारतीय, चीनी और मलय इन तीनों समुदाय के बीच नस्ली सामाजिक टकराव को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों पर लगातार जो है काम किया गया और सचेत रहने के उपाय किए गए। अखबार, पत्रिका और अन्य प्रकार के संचार साधनों पर जो है कड़ा नियंत्रण रखा गया। तो आप यहाँ पे एक मानचित्र में देख सकते हैं कि ये बैरन हॉसमैन जो है उनके द्वारा 1850 से लेकर जो था कि 1870 के बीच जो है बनवाई गई पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना थी। जो पेरिस है, फ्रांस में पेरिस शहर, उसमें जो उसके सड़कों की जो है एक योजना बनाई गई थी। किसके द्वारा? बैरन हॉसमैन के द्वारा। तो इसी का एक चित्र दिया गया है यहाँ पे। आगे पढ़ेंगे कि हालांकि सिंगापुर के नागरिकों को भौतिक सुविधाएं और संपन्नताएं तो मिली, लेकिन ये मान्यता भी है कि शहर में जीवंत और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की कमी है। तो इसमें क्या है कि जीवंत और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की कमी है। जिस प्रकार बैरन हॉसमैन ने पेरिस का पुनर्निर्माण का काम किया था, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बैरन हॉसमैन ने किस तरह पेरिस के सड़कों का योजना बनाया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैरन हॉसमैन ने पेरिस का पुनर्निर्माण का काम किया था। वो शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। शहर भर में सीधी चौड़ी सड़कें या बुलेवर्ड्स, जो छायादार सड़क होती है उसको बुलेवर्ड्स कहा जाता है, बनाई गई। खुले मैदान बनाए गए, पेड़ पौधे बागीचे लगाए गए और पूरे शहर में पुलिस तैनात किया गया। और 1860 तक पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाजी लोगों में से एक निर्माण कार्यों में लगाया गया था। पर इस पुनर्निर्माण अभियान में पेरिस के बीच रहने वाले 3,50,000 लोगों को उजाड़ दिया गया था और पेरिस के कुछ संपन्न निवासियों को भी लगता था कि उनके शहर को दानवी रूप में बदल दिया गया था। पर जल्दी ही यह भावना गर्व में बदल गई जब पेरिस एक ऐसी राजधानी के रूप में जाना गया जो सिर्फ वास्तुशिल्प के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक प्रगति के केंद्र के रूप में भी एक प्रभावशाली स्थान बन सका। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने शहर पाटलिपुत्र या पटना के बारे में। क्या है कि हमारे राज्य में पटना नगर का विकास शहरीकरण की इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात यह एक महानगर था जिसकी तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों में की जाती थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईस्वी में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गए थे और कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बनी और मौर्य शासन के कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इसी पाटलिपुत्र नगर में स्थित थी। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष दक्षिणी पटना में स्थित कुम्हारार से प्राप्त हुए और इस नगर की आबादी उस समय लगभग 4 लाख थी। तो उस टाइम क्या था कि कहाँ से मिले कि मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष जो था दक्षिणी पटना में स्थित एक कुम्हारार नामक जगह है वहां से प्राप्त हुआ था और इस नगर की आबादी उस समय की लगभग 4 लाख थी। इस नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा जो है मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है और ये व्यक्ति चंद्रगुप्त के दरबार में दूत के रूप में आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गोलघर का चित्र है जो आप सबने ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कहीं ना कहीं। तो गुप्त काल में क्या था कि गुप्त काल में इस नगर का गौरव बना रहा, लेकिन इसके विशाल भवनों, वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फैहान के द्वारा की गई। प्राचीन काल में यह नगर शिल्प कला, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, परंतु यह नगर पूर्व मध्यकाल में पतनशील अवस्था में आ गया। और क्या हुआ कि गंगा नदी के किनारे बसा पटना शहर का यहाँ पे एक चित्र है, आप देख सकते हैं। और मध्य युग में क्या हुआ कि इस नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पुनर्स्थापित किया और उसने 1541 ईस्वी में लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया क्योंकि इस स्थान के सैनिक महत्व का उसे आभास था। तो अब्दुल्ला नाम के एक वो थे, उसने अपनी रचना तारीख दाऊदी में इसका था कि बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। उसने पटना या पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। अकबर के शासनकाल तक यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था और 1856 में अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने इस नगर का भ्रमण किया था। तो अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना या पाटलिपुत्र का भ्रमण कब किया था? 1856 थे और राल्फ फिच क्या थे? एक अंग्रेज यात्री थे और उसने क्या क्या बताया कि यहाँ से कपास, सूती वस्त्र, चीनी, अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में बंगाल एवं दूसरे क्षेत्रों में के साथ होता है। इसके अतिरिक्त शोरा और नील का भी निर्यात अधिक मात्रा में पटना से होता था और यूरोपीय व्यापारियों के साथ पंजाब के खत्री और पश्चिमी भारत के जैन व्यापारी, ईरानी, मध्य एशियाई और अर्मीनियाई व्यापारी भी इस नगर में सक्रिय थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस नगर की जो आबादी थी लगभग 3 लाख से अधिक बताई जाती है, जबकि
समकालीन यूरोप में 1 लाख की आबादी वाले नगर भी है महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि 1 लाख की आबादी वाले नगर को भी इम्पोर्टेंट माना जाता था और 18वीं से 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच पटना की जो थी आबादी लगभग 3 लाख से अधिक थी। तो आप इसके इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट शहर था। मुगल काल में अनेक सुंदर एवं भव्य इमारतों का यहाँ निर्माण भी हुआ है, जिसमें अधिकतर अब नगर के मध्य एवं पूर्वी भागों में देखी जा सकती है। इसी नगर में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ, जिसके कारण यह जो है एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी माना जाता है। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुद्दीन ने इस नगर का नवनिर्माण कराया और इसे अजीमाबाद का नाम दिया। तो क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में जो लेटर मुगल थे उसमें राजकुमार अजीमुद्दीन थे, उसने इस नगर का है कि नवनिर्माण कराया, उसको फिर से पुनर्स्थापित किया और उसका नाम पटना का नाम बदलकर क्या कर दिया, अजीमाबाद कर दिया। और उस समय इस नगर के पुनर्निर्माण पर लगभग 1 करोड़ रुपया उसने व्यय किया था। तब यह नगर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में अग्रगण्य था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ आधुनिक पटना नगर के विकास का क्रम आरंभ हुआ और अजीमाबाद क्षेत्र से कुछ पश्चिम में अंग्रेजों का अफीम गोदाम पहले से ही स्थित था। यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण 1786 में किया गया था। तो 1786 में क्या हो गया था कि अफीम का गोदाम तो पहले से ही था, लेकिन उससे 5 मील की दूरी पर अनाज के भंडार के लिए गोदाम या गोडाउन का निर्माण किया गया था और 1786 में किया गया था और जिस उसे ही आज क्या है गोलघर के नाम से जान जाते हैं। और इन दोनों के बीच के क्षेत्र में पटना के आधुनिक नगर का विकास आरंभ किया गया। पटना नगर के प्रशासन की अच्छा आप लोग कमेंट में बताएं कि जो है गोलघर का जो है निर्माण किसने किया था। हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, है ना। आप कमेंट करके बताइए। पटना नगर के प्रशासन की व्यवस्था भी क्रमिक ढंग से विकसित हुई और 1769 में बिहार क्षेत्र के शासन की देखरेख के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी और जब 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार प्रशासन के लिए कई व्यवस्था लागू हुई, इसमें पटना के नगर की केंद्रीय स्थिति जो बनी रही। 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज का रूप दिया गया तो 1912 ईस्वी में बिहार एवं 1900 को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और पटना इसकी राजधानी बनी। मतलब बंगाल से क्या है कि बिहार और उड़ीसा को हटा दिया गया और उसको एक पृथक राज्य के दर्जा प्राप्त हुआ। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में पटना के पश्चिमी भाग का विकास आरंभ हुआ और नया प्रशासनिक क्षेत्र विकसित हुआ, जिसमें राजभवन, सचिवालय, विधानमंडल आदि निर्माण हुआ। देश की स्वतंत्रता के बाद पटना के दक्षिण दिशा में आबादी का विस्तार तेजी से हुआ है। वर्तमान पटना की आबादी लगभग 12 लाख से अधिक है और इसका क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर है और कोलकाता के बाद ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है और आबादी के घनत्व के दृष्टिकोण से यह भारत का 14वां सर्वाधिक आबादी वाला नगर है और वर्तमान में यह शिक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी इसकी स्थिति जो है बहुत प्रशंसनीय है। शहरीकरण की यह प्रक्रिया जो है बहुत लंबी रही है। ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर कृषि व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए एक नई आर्थिक व्यवस्था लागू हुई, जिसने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के विकास पर बल दिया। शहरों के इस विकास क्रम ने लोगों की नई चेतना प्रदान की और सुविधाएं भी दी। तो दूसरी ओर जो है नई नई समस्याओं को भी जन्म दिया गया, जिसके निदान की आवश्यकता आज है। और इस नई सामाजिक संरचना के अंतर्गत शहरों के द्वारा जहाँ एक ओर व्यवसायी, मध्यम और श्रमिक वर्ग आते हैं, तो उसके साथ जो है वर्ग भेद की भावना भी अपनाई गई, जो समाजवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है एवं लोकतांत्रिक पद्धति को भी प्रभावित करती है। और शहरों की निरंतर प्रगति और इसके विस्तार से हमारी जीवन शैली जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हुए हैं, तो दूसरी ओर स्पर्धा एवं अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति भी बलवती हुई है। एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आधुनिकीकरण के साथ उन आदर्शों के संश्लेषण के साथ ही संभव है जिन्हें हम शहरी व्यस्तता के अंतर्गत छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो हमने इस पूरा चैप्टर को पढ़ा है। इसका पार्ट 1 जो है पहले ही पब्लिश हो चुका है, ये पार्ट 2 है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आते तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।